तो दोस्तों फाइनली आइस एज 6 है। जी हाँ दोस्तों, वो बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाली है। 2 महीने पहले इसकी जो मेकर्स है उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि ये जो मूवी है वो प्रोडक्शन में चल रही है। यानी कि 2 महीने हो चुके हैं इस मूवी का प्रोडक्शन में चलते हैं और रिलीजिंग डेट भी इसकी फिक्स कर दी गई है लगभग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी बताऊँगा। इसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। आइस एज 6 एक आगामी अमेरिकी एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण 20वीं सेंचुरी एनिमेशन द्वारा किया गया है और 20वीं सेंचुरी स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया है। यह आइस एज कोलिशन कोर्स 2016 की अगली कड़ी के रूप में काम करेगी, जो आइस एज फिल्म श्रृंखला की छठी मुख्य किस्त और 7वीं समग्र किस्त है। रे रोमानो, जॉन लेगुइजामो, डेनिस लेरी, साइमन पेग और क्वीन लतीफा पिछली फिल्मों से अपनी भूमिकाएं फिर से निभाएंगे। 10 अप्रैल 2021 को बंद होने के बाद यह ब्लू स्काई स्टूडियो द्वारा निर्मित नहीं होने वाली फली नाट्य आइस एज फिल्म होगी। जून 2016 में छठी आइस एज फिल्म की योजना की घोषणा की गई थी, जब सहनिर्देशक गैलेंटी चू ने कहा था कि छठी किस्त के लिए कुछ विचार थे। हालांकि बस्टल ने कहा कि छठी प्रविष्टि की संभावना अपेक्षाकृत अधिक थी, लेकिन यह 5वीं फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। सितंबर 2024 में लेगुइजामो द्वारा अंतः फिल्म के विकास के बारे में खुलासा किया गया, जिसमें नवंबर में अपडेट आएंगे। आइस एज 6 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 18 दिसंबर 2026 को रिलीज किया जाना है। गालना मुख्य लेख, हिम्यूक के पात्रों की सूची। रे रोमानो मैनी के रूप में एक ऊनी मैमथ और झुंड का नेता और सहसंस्थापक। एक जॉन लेगुइजामो सिड के रूप में एक ग्राउंड स्लॉथ और हर्ट के सहसंस्थापक। एक डेनिस लेरी डिएगो के रूप में एक स्माइलोडन और झुंड के सहनेता और सहसंस्थापक। एक साइमन पेग बकमिनिस्टर बक वाइल्ड के रूप में एक आंखों वाला नेवला और डायनासोर शिकारी। एक क्वीन लतीफा एली के रूप में एक मादा ऊनी मैमथ, मैनी की पत्नी और झुंड की सदस्य। एक उत्पादन जून 2016 में आइस एज कोलिजन कोर्स के संभावित सीक्वल की संभावना पर सहनिर्देशक गैलेंटी चू ने कहा कि आइस एज श्रृंखला की छठी किस्त के लिए कुछ विचार थे। 2 फरवरी 2022 में निर्माता लोरी फोर्ट ने द आइस एज एडवेंचर्स ऑफ बक वाइल्ड को बढ़ावा देते हुए सीक्वल की संभावना पर चर्चा की। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह थोड़ा समय से पहले है। हमें उम्मीद है कि लोग इस पर प्रतिक्रिया देंगे और इससे हमें एक और फिल्म बनाने में मदद मिलेगी। अगर दर्शक इसे चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे विचार हैं। विचारों और रोमांच और पात्रों का कोई अंत नहीं है, इसलिए अगर वे तैयार हैं तो हम तैयार हैं। 3 सितंबर 2024 में आइस एज फिल्मों में सिड की आवाज जॉन लेगुइजामो ने खुलासा किया कि छठी फिल्म विकास में थी। 4 नवंबर 2024 तक ब्राजील में D23 के दौरान फिल्म को आधिकारिक तौर पर रे रोमानो, लेगुइजामो, डेनिस लेरी, साइमन पेग और क्वीन लतीफा के साथ पिछली फिल्मों से अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए निर्माण में होने की घोषणा की गई थी। एक मुक्त करना आइस एज 6 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 18 दिसंबर 2026 को रिलीज किया जाना है। रोमानो 2008 में TNT के लिए एक नए ड्रामाडी मेन ऑफ ए सर्टेन एज के साथ टेलीविजन पर लौटे, जिसे उन्होंने पूर्व एवरीबडी लव्स रेमंड लेखक माइक रॉयस के साथ मिलकर बनाया था। इसमें स्कॉट बकुला और आंद्रे ब्रूगर ने सहाभिनय किया था। रोमानो ने NBC सीरीज द ऑफिस के 7वें सीजन में मर्व ब्रोंटे के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई, जो माइकल स्कॉट द्वारा खाली छोड़ी गई नौकरी के लिए साक्षात्कार देने वाले एक घबराए हुए नौकरी आवेदक थे। 14 रोमानो ने ABC सिटकॉम द मिडल के तीसरे सीजन के प्रीमियर में निकी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो माइक की दोस्त थी, जिसने उसके और फ्रैंकी के हनीमून को बर्बाद कर दिया था।
रोमानो एवरीबडी लव्स रेमंड के दूसरे अभिनेता थे, जिन्हें द मिडल में पेट्रिसिया हीटन के साथ फिर से काम करने का मौका मिला। डोरिस रॉबर्ट्स ने 3 एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। वह चौथे सीजन के प्रीमियर से पेरेंटहुड के कलाकारों में शामिल हो गए। 15-16 वह एक अर्धनियमित बन गए। फोटोग्राफर हैंक रिजोली की भूमिका निभाई, जिन्होंने सारा ब्रेवरमैन को काम पर रखा और बाद में उनके साथ रोमांटिक संबंध बनाए और उनके भतीजे के साथ दोस्ती विकसित की, जिसे एस्पर्गर सिंड्रोम है। यह भूमिका विशेष रूप से उनके लिए बनाई गई थी जब उन्होंने श्रृंखला के लिए अपने प्यार का इजहार किया और फ्राइडे नाइट लाइट्स के सेट पर निर्माता जेसन कैटिम से मुलाकात की। 2002 में रोमानो ने फिल्म आइस एज में ऊनी मैमथ मैनी के लिए आवाज दी और इसके सीक्वल आइस एज द मेल्टडाउन 2006, आइस एज डॉन ऑफ द डायनासोर 2009, आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट 2012 और आइस एज कोलिजन कोर्स 2016। 2017 से 2019 तक रोमानो ने MGM प्लस टेलीविजन शो गेट शॉर्टी के 3 सीजन में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे डेवी होम्स ने बनाया और क्रिस ओडोव ने सहअभिनय किया। 2019 में रोमानो ने नेटफ्लिक्स कॉमेडी फिल्म पेडल्टन में अभिनय किया और मार्टिन स्कॉर्सेसे की द आयरिशमैन में मोब वकील बिल बुफालिनो का किरदार निभाया। 19 रोमानो जिम वाल्वानो के बारे में एक आगामी फिल्म में उनकी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। 20 प्रतियोगिताएं 2010 वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर के मुख्य आयोजन में रोमानो ने 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 और 2023 में वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर में भाग लिया। 2010 की शुरुआत में रोमानो ने द गोल्फ चैनल की मूल श्रृंखला द हेनी प्रोजेक्ट के दूसरे सीजन में अभिनय किया, जिसमें टाइगर वुड्स के पूर्व कोच हैंक हेनी विभिन्न मशहूर हस्तियों और एथलीटों के गोल्फ खेल को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। रोमानो का लक्ष्य 80 के आंकड़े को पार करते हुए शो खत्म करना था। 21 रोमानो ने अपने पिता अल्बर्ट रोमानो के साथ रहने के लिए शो से समय निकाला, जिनकी मार्च 2010 में मृत्यु हो गई थी। रोमानो AT&T पेबल बीच नेशनल प्रो-एम में भी नियमित प्रतियोगी है, जहां उन्होंने 2012 में अपने साथी ऑस्ट्रेलियाई पेशेवर स्टीवन बोडिच के साथ 5वां स्थान हासिल किया था। यह पहली बार था जब रोमानो ने 11 लगातार मौकों पर ऐसा करने में नाकाम रहने के बाद फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई किया था। व्यक्तिगत जीवन रोमानो ने 1987 में अपनी पत्नी अन्ना स्कारपुला से शादी की। 9 वे एक ही बैंक में काम करते हुए मिले थे। 9 उनके 4 बच्चे हैं। 9 एवरीबडी लव्स रेमंड में रोमानो के किरदार की बेटी का नाम उनकी असल जिंदगी की बेटी एलेक्जेंड्रा एली रोमानो के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा सीरीज के पायलट में रे और डेब्रा के जुड़वा लड़कों का नाम ग्रेगरी और मैथ्यू रखा गया था, जो रोमानो के असल जिंदगी के जुड़वा बेटों के नाम पर रखा गया था, लेकिन रोमानो को लगा कि उनके सभी टेलीविजन बच्चों के नाम उनके असली बच्चों के समान रखना असुविधाजनक था और उन्होंने जुड़वा बच्चों के नाम बदलकर ऑन स्क्रीन जेफरी और माइकल रख दिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनके भाई रे बैरोन के टेलीविजन भाई से खुश नहीं थे। 24 रोमानो के परिवार ने शो में कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। रोमानो की बेटी ने एवरीबडी लव्स रेमंड में मॉली के रूप में कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो उनकी ऑन स्क्रीन बेटी एली की सबसे अच्छी दोस्त और रे बैरोन की दुश्मन पैगी द कुकी लेडी की बेटी है। रोमानो के पिता अल्बर्ट रोमानो ने कई एपिसोड में फ्रैंक बैरोन के लॉज के दोस्तों में से एक अल्बर्ट के रूप में कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जैसे डेब्रा एट द लॉज और बॉयज थेरेपी। रोमानो के भाई रिचर्ड रोमानो गोल्फ फॉर इट, जस्ट ए फॉर्मेलिटी और द टोस्टर एपिसोड में दिखाई दिए। रोमानो की पत्नी अन्ना सीजन 6 के द एंग्री फैमिली नामक एपिसोड में जेफरी और माइकल के स्कूल में पृष्ठभूमि में माताओं में से एक के रूप में दिखाई दी। उद्धरण वांछित फरवरी 2012 में रोमानो ने खुलासा किया कि उनकी पत्नी
अन्ना ने 2010 में स्टेज 1 स्तन कैंसर से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। रोमानो ने पीपल पत्रिका को बताया कि हम सार्वजनिक होने का कारण अपना अनुभव साझा करना है, हाँ, लेकिन इसका प्रभाव भी डालना है। हमारा लक्ष्य लोगों की मदद करना है। 25 रोमानो डोरिस रॉबर्ट्स के करीबी दोस्त थे, जिन्होंने एवरीबडी लव्स रेमंड में रे बैरोन की मां मैरी बैरोन का किरदार निभाया था। उनकी मृत्यु के समय रोमानो ने कहा कि वह जीवन भर सीखते रहने की उनकी इच्छा से प्रेरित थे। उन्होंने एक संरक्षक के रूप में भी काम किया, जिससे उन्हें सेट पर अधिक सहज महसूस करने में मदद मिली। 26 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1990 सीजर का सलाद पुलिसकर्मी लघु फिल्म 2002 हिम्यूग मैनी आवाज 27 2004 मूसपोर्ट में आपका स्वागत है हैंडी हैरिसन स्तुति स्किप कोलिंस 95 मील बाकी है वह स्वयं 2006 हिम्यूग पिघलन मैनी आवाज 27 भुना हुआ मॉरिस 2008 अंतिम शब्द हाबिल द ग्रैंड फ्रेड मार्श 2009 हिम्यूग डायनासोर का उदय मैनी आवाज मजाकिया लोग वह स्वयं कैमिया 2010 रेमंड का निर्यात 2012 हिम्यूग महाद्वीपीय विस्थापन मैनी आवाज 27 2014 भीड़ को लूटो जेरी कार्डोजो रेमंड अल्बर्ट रोमानो 1 जन्म 21 दिसंबर 1957 एक अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता है। उन्हें सीबीएस सिटकॉम एवरीबॉडी लव्स रेमंड 1996 से 2005 में रेमंड रे बैरोन की भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने 3 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीते, एक अभिनेता के रूप में और 2 निर्माता के रूप में। उन्हें आइस एज फ्रेंचाइज में मैनी की आवाज के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें 2 ग्रैमी पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकन सहित कई अन्य पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने टीएनटी कॉमेडी ड्रामा मैन ऑफ ए सर्टेन एज 2009 से 2011 बनाया और उसमें अभिनय किया। 2012 से 2015 तक रोमानो ने एनबीसी सीरीज पेरेंटहुड में सारा ब्रेवरमैन के प्रेमी हैं रिजोली के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। हाल ही में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी द बिग सिक 2017 में सहाभिनय किया और मार्टिन स्कॉर्सेसे की महाकाव्य अपराध फिल्म द आयरिशमैन 2019 में मोब वकील बिल बुफालिनो का किरदार निभाया। 2017 से 2019 तक रोमानो ने एपिक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज गेट शॉर्टी में रिक मोरवेदर का किरदार निभाया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा रोमानो का जन्म क्वींस, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। 2 लुसियाना लूसी नी फोर्टिनी डी 2021 के दूसरे बेटे, एक पियानो शिक्षक और अल्बर्ट रोमानो 1925 से 2010 एक रियल एस्टेट एजेंट और इंजीनियर। 3-4 वह इतालवी मूल का है। 5 वह क्वींस के फॉरेस्ट हिल्स पड़ोस में बड़ा हुआ। 6 उनका एक बड़ा भाई रिचर्ड, जन्म 1956, एक एनवाईपीडी सार्जेंट, और एक छोटा भाई रॉबर्ट, जन्म लगभग 1966, न्यूयॉर्क शहर में दूसरी कक्षा का शिक्षक है। 7 रोमानो ने फॉरेस्ट हिल्स में आवर लेडी क्वीन ऑफ मार्टर्स में प्राथमिक और मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। आर्कबिशप मोलॉय हाई स्कूल से स्थानांतरित होने के बाद रोमानो ने 1975 में हिलक्रेस्ट हाई स्कूल से स्नातक किया। 8 वह फ्रेंड ड्रेशर के साथ एक ही हाई स्कूल क्लास में थे। 2 शो बिजनेस में आने से पहले रोमानो ने कुछ समय के लिए फ्लशिंग, न्यूयॉर्क में क्वींस कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अकाउंटिंग की पढ़ाई की। 9 आजीविका उनके शुरुआती कॉमेडी करियर की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने 1989 में जॉनी वॉकर कॉमेडी सर्च में भाग लिया, जिसका निर्देशन सैटरडे नाइट लाइव शॉर्ट फिल्म निर्माता नील मार्शद ने किया था और वह कॉमेडी चैनल पर दिखाई दिए। उनके करियर में कई आउटलेट शामिल थे, जैसे कॉमेडी सेंट्रल, जहां वे डॉकाट्स प्रोफेशनल थेरेपिस्ट शो में एक आवर्ती अतिथि आवाज थे।
वह स्टैंड अप कॉमेडी श्रेणी में स्टार सर्च के एक प्रतियोगी भी थे। उन्हें अमेरिकी टेलीविजन सिटकॉम न्यूज रेडियो में जो मूल रूप से रिक नाम का किरदार निभाने के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया और उनके स्थान पर पायलट में ग्रेग ली और फिर शो के बाकी हिस्सों में जो रोगन को ले लिया गया। इसके बाद वे डेविड लेटरमैन के साथ लेट शो में अपने स्टैंड अप रूटीन करते हुए दिखाई दिए। श्रृंखला पर उनके काम ने उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के रूप में 6 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किए, एक श्रेणी जिसे उन्होंने 2002 में जीता था। उन्होंने कार्यकारी निर्माता के रूप में 2 एमी पुरस्कार भी साझा किए जब उनके शो ने 2003 और 2005 में उत्कृष्ट कॉमेडी सीरीज के रूप में जीत हासिल की। 10 रोमानो ने 1998 के व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट एसोसिएशन डिनर में शुरुआती मोनोलॉग प्रस्तुत किया। 11-12 रोमानो और उनके हास्य अभिनेता मित्र केविन जेम्स ने सेल्समैन कॉमेडी ग्रिल्ड में एक ही पेशे के 2 औसत व्यक्तियों की भूमिका निभाई थी जो बड़ी बिक्री के लिए बेताब थे। रोमानो को 2000 में हु वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर के एक एपिसोड में दिखाया गया था, जिस पर उन्होंने एनवाईपीडी की डेयर यूनिट के लिए $1,25,000 जीते थे। उद्धरण आवश्यक अगले वर्ष वह और उनके एक भाई न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के भर्ती पोस्टर पर दिखाई दिए। उद्धरण आवश्यक 2004 में रोमानो सीबीएस के एवरीबडी लव्स रेमंड में रेमंड की भूमिका के लिए इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले टेलीविजन अभिनेता बन गए। उद्धरण वांछित शो ने $3.9 बिलियन की सबसे अधिक आय अर्जित करके एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। उद्धरण वांछित 13 दिसंबर 2003 को रोमानो एक अतिथि कलाकार थे जिन्होंने सीबीएस गेम शो द प्राइस इज राइट के 27वें $1 मिलियन स्पेक्टेक्युलर विशेष कार्यक्रम में बॉब बार्कर को उनके 80वें जन्मदिन पर जन्मदिन कार्ड भेजा था। उद्धरण आवश्यक रोमानो डॉक्यूमेंट्री फिल्म 95 माइल्स टू गो का विषय था। यह फिल्म रोमानो की संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में सवारी की एक श्रृंखला के लिए सड़क यात्रा का दस्तावेजीकरण करती है। यह फिल्म 7 अप्रैल 2010 को थिंक फिल्म द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। 13 अगस्त 2006 में रोमानो का यूसीएलए में लाइव दर्शकों के सामने साथी स्टैंड अप दिग्गज डेविड स्टीनबर्ग द्वारा डेविड स्टीनबर्ग के साथ सिट डाउन कॉमेडी के एक एपिसोड के लिए साक्षात्कार लिया गया था। यह कार्यक्रम पहली बार मार्च 2007 में टीवी लैंड नेटवर्क पर प्रसारित हुआ था। 2006 में लेगुइजामो ने एडिसन के लिए टेलीविजन पायलट में अभिनय किया जो लॉस एंजिल्स के एक जासूस लेगुइजामो द्वारा अभिनीत के बारे में 2006 सीबीएस नाटक था जो अपराधों को सुलझाने के लिए प्रतिरूपण और भेस पर निर्भर था। अन्य कलाकारों में करी ग्राहम और डिड्री हेनरी शामिल थे। केविन रॉडनी सुलिवन ने रॉन मिलबाउर और टेरी ह्यूजेस की पटकथा से निर्देशन किया। लेगुइजामो और डेविड होबरमन ने कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। अक्टूबर 2006 में लेगुइजामो का संस्मरण पिम्प्स, होस, प्लाया हार्टस एंड ऑल द रेस्ट ऑफ माई हॉलीवुड फ्रेंड्स, माई लाइफ जारी किया गया था। कॉनन ओब्रायन के साथ लेट नाइट पर एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि उनका संस्मरण अन्य हस्तियों के साथ उनके अनुभवों के बारे में बहुत स्पष्ट था जिनके साथ उन्होंने काम किया था। उन्होंने कहा कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ कोलैटरल डैमेज 2002 में काम करना एक अभिनेता के रूप में उनके लिए सबसे सुखद अनुभवों में से एक था। श्वार्ज़नेगर के उच्चारण ने उन्हें ऐसी बातें कहने की अनुमति दी जो किसी और द्वारा कहे जाने पर दूसरों को सेक्सिस्ट या होमोफोबिक लगेगी, और स्टीवन सीगल एक अहंकारी व्यक्ति थे जिनमें दिवा प्रवृत्ति थी। 2007 में उन्होंने द बेबीसिटर्स फिल्म में माइकल बेल्ट्रान की भूमिका निभाई। 2008 में उन्होंने एम. नाइट श्यामलन द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म द हैपनिंग में सहअभिनय किया। 25 जुलाई 2007 में स्पाइक टीवी ने अपनी ड्रामा सीरीज द किल पॉइंट प्रसारित की जिसमें लेगुइजामो, डॉनी वाहलबर्ग और माइकल हयात ने अभिनय किया। यह शो 8 भागों की एक श्रृंखला थी जो पूर्व युद्ध के दिग्गजों के इर्दगिर्द घूमती थी जिनकी बैंक डकैती गलत हो गई थी
इस प्रकार एक बंधक स्थिति में समाप्त हो गई थी। उच्च रेटिंग के बावजूद द किल पॉइंट को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत नहीं किया गया था। एक साल बाद लेगुइजामो ने सेसम स्ट्रीट में कैप्टन वेजिटेबल के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 2010 से 2016। 2014 में शिकागो थिएटर में लेगुइजामो। 2010 में लेगुइजामो ने द इलेक्ट्रिक कंपनी में खुद के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें अल्पविराम और उद्धरण चिह्नों के बारे में तुकबंदी की गई। जून 2010 में लेगुइजामो ने अपने संस्मरण पिम्प्स, होस, प्लाया हार्टस एंड ऑल द रेस्ट ऑफ माई हॉलीवुड फ्रेंड्स, माई लाइफ पर आधारित अपना अर्धात्मकथात्मक वन मैन थिएटर शो क्लास क्लाउन, जिसे बाद में गेटो क्लाउन नाम दिया गया, खोलान। शो के संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न थिएटरों में चलने और लेगुइजामो द्वारा शिकागो थिएटर में जॉन लेगुइजामो वार्म्स अप शीर्षक के तहत इसका अनप्लग्ड संस्करण प्रदर्शित करने के बाद यह मार्च 2011 में ब्रॉडवे पर लिसेयम थिएटर में खोला गया। 26, 27, 28, 29 लेगुइजामो के गुमनामी से स्टारडम तक के सफर के बारे में शो को कई सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और इसे 10 जुलाई 2011 तक बढ़ा दिया गया। शो की एक सीडी जारी की गई। 2011 में लेगुइजामो को शो में उनके प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट एकल प्रदर्शन के लिए आउटर क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 30 और उत्कृष्ट एकल प्रदर्शन के लिए ड्रामा डेस्क अवार्ड मिला। 31 सितंबर 2011 में लेगुइजामो ने लॉस एंजिल्स में गेटो क्लाउन का एक अंतर्राष्ट्रीय दौरा शुरू किया। 13 जुलाई 2012 को पीबीएस ने टेल्स फ्रॉम ए गेटो क्लाउन, लेगुइजामो के जीवन और शो के विकास के बारे में एक वृत्तचित्र का शुभारंभ किया। 16 नवंबर 2013 को जॉन ने एचबीओ के लिए न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क में न्यू जर्सी परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर में गेटो क्लाउन को टेप किया। 1992 में उन्होंने जॉन कैस्टिलो के रूप में व्हिस्पर्स इन द डार्क में अभिनय किया। 1993 में लेगुइजामो ने मारियो वीडियो गेम फ्रेंचाइजी पर आधारित फिल्म सुपर मारियो ब्रदर्स में लुइगी का किरदार निभाया। वैश्विक स्तर पर एक आलोचनात्मक और वित्तीय विफलता माने जाने के बावजूद फिल्म को उनकी सफल भूमिका माना गया, जिसने उन्हें अगले वर्षों में बेहतर हास्य भूमिकाओं में दिखने का मौका दिया। उसी वर्ष उन्होंने ब्रायन डी पाल्मा की कार्लिटोज वे में कार्लिटो ब्रिगेंटे के दुश्मन ब्रोंक्स से बेनी ब्लैंको के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसने गंभीर भूमिकाओं में उनके करियर को भी बढ़ावा दिया। 1993 में लेगुइजामो ने स्पिकोराम लिखा और उसमें प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में लैटिनो की स्टीरियोटाइपिंग का मजाक उड़ाया। 1995 में लेगुइजामो ने फॉक्स टेलीविजन पर हाउस ऑफ बुगिन नामक 1995 के लातीनी उन्मुख विभिन्न प्रकार के शो का निर्माण, लेखन और अभिनय किया। कुछ दर्शकों ने इसे इन लिविंग कलर के लातीनी संस्करण के रूप में देखा। इस शो ने कई तरह के रंगीन, ऊर्जावान चरित्रों को निभाने की लेगुइजामो की प्रसिद्ध क्षमता को प्रदर्शित किया, लेकिन खराब रेटिंग के कारण यह शो एक सीजन से भी कम चला। लेगुइजामो ने रोमियो प्लस जूलियट 1996 में टाइबाल्ट कैपुलेट के रूप में, स्पॉन में वायलेटर के रूप में, लैंड ऑफ द डेड में चोलो के रूप में और द पेस्ट में पेस्टारियो पेस्ट वर्गास में भी अभिनय किया। बाद वाला एक स्टूडियो फिल्म में मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी कुछ भूमिकाओं में से एक था। 1998 में उन्होंने ब्रॉडवे पर फ्रीक के निर्माण में शुरुआत की, जो एक अर्धात्मकथात्मक एक व्यक्ति नाटक था जिसे एचबीओ के लिए फिल्माया गया था और 10 अक्टूबर 1998 को रिलीज किया गया था, जिसमें स्पाइक ली निर्देशक के रूप में बैठे थे। इस शो ने उन्हें उत्कृष्ट एकल व्यक्ति शो के लिए ड्रामा डेस्क पुरस्कार और विविधता या संगीत कार्यक्रम में उत्कृष्ट व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 1999 में उन्होंने समर ऑफ सैम में विन्नी की मुख्य भूमिका निभाई, जिसे स्पाइक ली ने लिखा और निर्देशित किया था। 2000 से 2009 लेगुइजामो 2007 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। 2000 में लेगुइजामो ने अरेबियन नाइट्स में दोनों जिन्नों को चित्रित किया, जो महाकाव्य 1001 नाइट्स का एक टीवी मिनी सीरीज रूपांतरण था। 2001 में
RCA BMG रिकॉर्ड्स ने जॉन लेगुइजामो लाइव जारी किया, जो लेगुइजामो के मंचीय रूटीन का एक CD संकलन है। बिट्स में एक प्राइमर है जो लेगुइजामो ने अमेरिका में लैटिनो के इतिहास और संस्कृति पर दिया है, जो एक इंका राजकुमारी के एक स्पेनिश विजेता के साथ संभोग की संदिग्ध कहानी के साथ है। इस प्रकार मूल बेकार लैटिन परिवार का निर्माण होता है, जिसके प्रत्येक सदस्य को लेगुइजामो ने आवाज दी है। CD में एक संगीतमय मध्यांतर भी शामिल है, जिसमें 2 साल्सा हिप हॉप धुनें, द नाइट बिफोर क्रिसमस और गोट्टा गेट सम, और लेगुइजामो के दौरान 2001 की फिल्म मॉलिन रूज को प्रमोट करने के लिए वह केली रिपा, केविन सोरबो, अल्फ्रे वुडार्ड, मार्टिन शॉर्ट और चेवी चेस के साथ हु वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर के US संस्करण के सेलिब्रिटी संस्करण में दिखाई दिए। हॉट सीट पर बैठने वाले पहले सेलिब्रिटी के रूप में दिखाई देने पर उन्होंने अंततः $1,25,000 के लिए कोशिश की, लेकिन गलत जवाब मिला। 2002 में उन्होंने फिल्म एम्पायर में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने सेक्सहोलिक्स ए लव स्टोरी लिखी और उसमें अभिनय किया, जिसमें उन्होंने अपने प्रेम जीवन और कैसे उन्होंने अपना परिवार शुरू किया के बारे में बताया। बाद में 2002 में सिंडिकेटेड संस्करण में फिल्म के बारे में एक सवाल में उनके चरित्र को दिखाया गया और मेरेडिथ विएरा ने उल्लेख किया कि लेगुइजामो ने लॉट्रेक का किरदार निभाया था और वह शो में थे। 2002 में उन्होंने फिल्म आइस एज के लिए सिड द स्लॉथ की आवाज दी और सीक्वल आइस एज, द मेल्टडाउन, आइस एज, डॉन ऑफ द डायनासोर, आइस एज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और आइस एज, कोलिशन कोर्स में भी भूमिका निभाई। फिल्मों के गेम संस्करणों में भी उनकी आवाज का इस्तेमाल किया गया। 2003 में उन्होंने रेमेन 3, हुडलम हैवॉक से ग्लोबॉक्स के लिए आवाज दी। लेगुइजामो ने ब्रैड एंडरसन की थ्रिलर फिल्म वैनिशिंग ऑन साथ स्ट्रीट में पॉल की भूमिका निभाई। 2010 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में लेगुइजामो। 2004 में उन्होंने कैप्टन पायरेट पिगी के रूप में डोरा द एक्सप्लोरर में अतिथि भूमिका निभाई। 2005-06 के टेलीविजन सीजन के दौरान लेगुइजामो भावनात्मक रूप से परेशान डॉ. विक्टर क्लेमेंटे की भूमिका निभाते हुए ER शो के कलाकारों में शामिल हो गए, जो एक नए अटेंडेंट है जो काउंटी जनरल के कर्मचारियों को रोगियों के इलाज के बेहतर तरीकों और अत्याधुनिक तकनीक से परिचित कराने के लिए उत्सुक है। हालांकि क्लेमेंटे व्यक्तिगत समस्याओं से ग्रस्त थे और सीजन के अंत में उन्हें अस्पताल से निकाल दिया गया था। रॉ क्लेमेंटे का शो से जाना लेगुइजामो के लिए एक आशीर्वाद था। उन्होंने क्रेव ऑनलाइन को बताया कि वे टेलीविजन कार्यक्रम में काम करके खुश नहीं थे। मैं ER करते हुए उदास था, उन्होंने स्वीकार किया। मेरा वजन बढ़ने लगा, मैं डोनट्स खाने लगा, मैंने फिर से धूम्रपान करना शुरू कर दिया, मैं मैकडॉनल्ड्स खा रहा हूँ, ऐसी चीजें जो मैं जानता हूँ कि जब मैं उदास होता हूँ तो मैं करता हूँ। मैंने खुद को अंदर ही अंदर मारने की कोशिश की। 23 जॉन अल्बर्टो लेगुइजामो पेलेज बटा LWZMO बटा लेग वे JD8 मोह कोलंबियाई स्पेनिश एलियासेमो। जन्म 22 जुलाई 1960 या 1964। नोट 1 एक अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन, अभिनेता और फिल्म निर्माता है। वह 100 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए है, 20 से अधिक फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण किया है, 30 से अधिक टेलीविजन में काम किया है और विभिन्न टेलीविजन परियोजनाओं का निर्माण किया है। उन्होंने ब्रॉडवे स्टेज के लिए भी लिखा और प्रदर्शन किया है और 1998 में फ्रीक, 2002 में सेक्सहोलिक्स और 2018 में लैटिन हिस्ट्री फॉर मोरोस के लिए 4 टोनी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए हैं। उन्हें 2018 में एक विशेष टोनी पुरस्कार मिला। लेगुइजामो ने अपना करियर न्यूयॉर्क शहर में एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में शुरू किया था। कई वर्षों तक फिल्म और टेलीविजन में सहायक भूमिकाएं करने के बाद वे फैंटेसी एडवेंचर सुपर मारियो ब्रदर्स में लुइगी मारियो की भूमिका निभाकर और क्राइम ड्रामा कार्लिटोज वे में बेनी ब्लैंको की भूमिका निभाकर दोनों 1993 से प्रमुख भूमिकाओं से प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे। इसके बाद रोर कॉमेडी टू वोंग फू, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, जूली न्यूमार,
1995 में ड्रैग क्वीन चीची रोड्रिग्ज की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। उसके बाद लेगुइजामो ने जिन अन्य फिल्मों में काम किया उनमें रोमियो प्लस जूलियट 1996, द पेस्ट 1997, समर ऑफ सैम 1999, मॉलिन रूज 2001, एम्पायर 2002, लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा 2007, राइटियस किल 2008, द लिंकन लॉयर 2011, द काउंसलर 2013, जॉन विक 2014, जॉन विक 2 2017 और द मेन्यू 2022। एक आवाज अभिनेता के रूप में उन्होंने सिटकॉम द ब्रदर्स गार्सिया 2000 से 2004 का वर्णन किया और आइस एज फ्रेंचाइजी में सिड द स्लॉथ और एनकेंटो 2021 में ब्रूनो मेड्रिगल की भूमिका निभाई। 3. लेगुइजामो को फ्रीक 1998 सहित उनकी टेलीविजन भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें विभिन्न प्रकार या संगीत कार्यक्रम में उत्कृष्ट व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए 1999 का प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिला। 4. यह एक ऐतिहासिक जीत थी, जिससे लेगुइजामो एमी इतिहास में यह पुरस्कार जीतने वाले पहले लातीनी बन गए। 5. उन्हें पैरामाउंट मिनीसीरीज वाको 2018 और नेटफ्लिक्स लिमिटेड सीरीज वेनदेसी अस 2019 के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए और नामांकन मिलान। वह ईआर, द किल पॉइंट, ब्लरलाइन और द मैंडलोरियन में भी दिखाई दिए हैं। 6. 2023 में उन्होंने एमएसएनबीसी श्रृंखला लेगुइजामो डज अमेरिका की मेजबानी की। 7. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लेगुइजामो का जन्म कोलंबिया के बोगोटा में लूज मरीना पेलेज और अल्बर्टो रुडोल्फो लेगुइजामो के बेटे के रूप में हुआ था। 1. उनके पिता एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्देशक थे और उन्होंने रोम, इटली में सिनेसिटा में अध्ययन किया था, लेकिन अंतः वित्त की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ दी। 8. जॉन के पास स्वदेशी कोलंबियाई, मुइस्का, यूरोपीय, विशेष रूप से इबेरियन और कुछ अफ्रीकी वंश है। 1. उनके दादा एक धनी कोलंबियाई जमींदार थे और उनके परदादा हिगिनियो कुआला 1800 के दशक के अंत में 16 वर्षों के लिए बोगोटा के मेयर थे और उन्हें शहर का एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकारक माना जाता था। इस खोज से पहले लेगुइजामो ने दावा किया था कि वह अपने पिता की ओर से प्यूर्टो रिकान था, जो एक कारण था कि उन्हें प्यूर्टो रिकान डे परेड ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ द आर्ट्स के रूप में चुना गया था। 9 और 12 जून 2011 को परेड में मार्च किया। 10. यह निर्धारित किया गया था कि लेगुइजामो की मातृवंशावली में 16वीं शताब्दी के स्पेनिश विजेता सेबेस्टियन डी बेलाल्काजर। जब लेगुइजामो 3 साल का था। 11. उसका परिवार न्यूयॉर्क शहर में आ गया। 12. जहां वे क्वींस के विभिन्न पड़ोस में रहते थे, जिसमें जैक्सन हाइट्स भी शामिल था। 13. 14. बाद में उन्होंने अपने अभिनय क्षमता के निर्माण के लिए पड़ोस के पहले लातीनी बच्चों में से एक के रूप में बड़े होने का श्रेय दिया। यह कठिन था। बहुत सारे झगड़े हुए। मैं एक पार्क से गुजरता और मुझ पर हमला किया जाता और मुझे हर समय अपना बचाव करना पड़ता, लेकिन इससे मुझे मजाकिया बनने में मदद मिली ताकि मुझे चोट न लगे। जब वह 13 वर्ष का था, तब उसके माता पिता का तलाक हो गया और वह अपनी मां के साथ बड़ा हुआ। 15, 16, 17, 18 लेगुइजामो और उनका परिवार लगातार क्वींस में अपार्टमेंट बदलता रहा। कई प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई की। लेगुइजामो को किशोरावस्था में 2 बार गिरफ्तार किया गया था, एक बार न्यूयॉर्क सिटी सबवे स्टेशन पर टर्नस्टाइल कूदने के लिए और दूसरी बार अनुपस्थिति के लिए। बाद में उनके परिवार ने उन्हें 1 साल के लिए कोलंबिया भेज दिया, जहां वे अपने रिश्तेदारों के साथ रहे। 19 लेगुइजामो ने जोसेफ पुलित्जर मिडिल स्कूल इस 145 और बाद में मरी बर्गट्रम हाई स्कूल में पढ़ाई की। मरी बर्गट्रम में एक छात्र के रूप में उन्होंने कॉमेडी सामग्री लिखी और अपने सहपाठियों पर इसका परीक्षण किया। उन्हें उनके सहपाठियों द्वारा सबसे बातूनी चुना गया था। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने एनवायू के टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में स्नातक के रूप में अपना थिएटर करियर शुरू किया,
जहां से उन्होंने अंततः स्टैंड अप कॉमेडी में करियर के पक्ष में पढ़ाई छोड़ दी। एनवायू के बाद लेगुइजामो ने ल्यू पोस्ट और एचपी स्टूडियो में दाखिला लिया 20, जहां उन्होंने थिएटर की कक्षाएं ली। आजीविका कैरियर का आरंभ लेगुइजामो ने 2008 में प्लेबिल पर हस्ताक्षर किए। लेगुइजामो ने 1984 में न्यूयॉर्क नाइट क्लब सर्किट में एक स्टैंड अप कॉमिक के रूप में शुरुआत की और 1988 में उन्होंने द पब्लिक थिएटर में 2 शो में प्रदर्शन किया, जिसमें ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में पक के रूप में शामिल था, जिसमें वे फिशर स्टीवंस के साथ दिखाई दिए। 21 उन्होंने मियामी वाइस में एक छोटे से हिस्से के साथ 1986 में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। उनकी अन्य शुरुआती भूमिकाओं में शामिल है मैडोना के बॉयफ्रेंड का दोस्त उसके बॉर्डरलाइन वीडियो 1984 में, मिक्स द ब्लड 1985, कैजुअल्टीज ऑफ वॉर 1989। 1990 के दशक में उन्होंने डाई हार्ड 2 1990, हैंगिन विद द होमबॉयज 1991। 1991 में लेगुइजामो ने ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन मम्बो माउथ में भी लिखा और अभिनय किया, जहां उन्होंने 7 अलग-अलग किरदार निभाए। मम्बो माउथ ने ओबी अवार्ड और आउटर क्रिटिक्स अवार्ड जीता। उन्हें जॉन विलिस स्क्रीन वर्ल्ड्स वॉल्यूम 43 इंच में 12 प्रॉमिसिंग न्यू एक्टर्स ऑफ 1991 इंच में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 2004 में लेगुइजामो रोसारियो डावसन द्वारा सहस्थापित वोटो लैटिनो के सेलिब्रिटी समर्थकों में से एक थे। 73 2012 में उन्होंने लैटिनक्स दर्शकों के लिए सामग्री बनाने के लिए एनजीएल नेक्स्ट जेनरेशन लैटिनक्स कलेक्टिव की सहस्थापना की। 74 गो डिजिटल मीडिया ग्रुप द्वारा समर्थित 2022 में एनजीएल ने मिटू के साथ विलय कर अमेरिका में सबसे बड़ा डिजिटल फला लैटिनक्स पावरहाउस बनाया। 75 लेगुइजामो को ग्रीनविच विलेज सोसाइटी फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन के संरक्षणकर्ता के रूप में भी सम्मानित किया गया है। 76 2016 में लेगुइजामो ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक तीखा लेख लिखा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की नस्लवादी बयानबाजी की आलोचना की और लैटिनो से वोट देने का आग्रह किया। 77 2022 तक वह नेशनल म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन लैटिनो के निदेशक मंडल में है। 78 लेगुइजामो अपने कलात्मक कार्यों के माध्यम से सीधे तौर पर एक कार्यकर्ता भी रहे हैं। 2017 में उन्होंने द पब्लिक में लैटिन हिस्ट्री फॉर मोरोस खोला और बाद में यह ब्रॉडवे में चला गया। नेटफ्लिक्स ने इसे 2018 में फिल्माया, जिसमें वकालत की गई कि लैटिन इतिहास पढ़ाना पूर्वाग्रह पर विजय पाने की दिशा में पहला कदम है। 79 2020 में लेगुइजामो के निर्देशन में बनी पहली फिल्म क्रिटिकल थिंकिंग रिलीज हुई। उन्होंने 1998 में एक इनरसिटी शिक्षक और छात्रों के बारे में जीवनी नाटक में अभिनय किया, जो यूएस नेशनल शतरंज चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करते हैं। 80 उन्होंने कहा कि वह आशा का एक सार्वभौमिक संदेश बनाना चाहते थे और इस संदेश को दुनिया भर में फैलाना चाहते थे। 81 2022 में उन्होंने न्याय संबंधित युवा पुरुषों के दर्शकों के लिए रिकर्स आइलैंड सुधार सुविधा में गेटो क्लाउन का प्रदर्शन किया। 82 लेगुइजामो हॉलीवुड की फिल्मों की कास्टिंग में व्हाइटवॉशिंग के मुखर आलोचक है। 2022 में उन्होंने आगामी फिल्म एलिना ऑफ क्यूबा लाहिजा रेबेले में फिदेल कास्त्रो को चित्रित करने के लिए जेम्स फ्रेंको की कास्टिंग के खिलाफ बात की, जिसमें कहा गया कि मुझे फ्रेंको के साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह लातीनी नहीं है। 83 TMZ के साथ 2023 के एक साक्षात्कार में लेगुइजामो, जिन्होंने पहले 1993 की सुपर मारियो ब्रदर्स फिल्म में अभिनय किया था, ने सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी की आलोचना की, जिसमें अभिनेता क्रिस प्रैट और चार्ली डे ने इतालवी अमेरिकी मारियो और लुइगी की आवाज दी और कहा, नहीं, मैं नहीं देखूंगा। वे एक लैटिन चरित्र को शामिल कर सकते थे, जैसे मैं ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहा था। 84 लेगुइजामो LGBTQ+ अधिकारों के लिए एक वकील है। 2023 में वह अन्य हस्तियों के साथ टीन वोग और ऑनलाइन पत्रिका देम द्वारा निर्मित एक वीडियो में दिखाई दिए,
जिसका नाम डियर ट्रांस यूथ था, जिसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर युवाओं के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। 85 फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख जॉन लेगुइजामो। फिल्मोग्राफी पतली परत। चयनित क्रेडिट युद्ध के हताहत 1989, डाई हार्ड 2 1990, हेनरी के बारे में 1991, हैंगिन विद द होमबॉयज 1991, सुपर मारियो ब्रदर्स 1993, कार्लिटोज वे 1993, वोंग फू को हर चीज के लिए धन्यवाद, जूली न्यूमार 1995, रोमियो प्लस जूलियट 1996, द फैन 1996, कार्यकारी निर्णय 1996, द पेस्ट 1997, स्पॉन 1997, रॉ डूलिटिल 1998, समर ऑफ सैम 1999, टाइटन एई 2000, मॉलिन रूज 2001, हिम्युग 2002, एम्पायर 2002, स्पन 2002, क्रोनिकास 2004, मृतकों की भूमि 2005, आइस एज द मेल्टडाउन 2006, द हैपनिंग 2008, सेंट अन्ना में चमत्कार 2008, आइस एज डॉन ऑफ द डायनासोर 2009, वन फॉर द मनी 2011, द लिंकन लॉयर 2011, हिम्युग महाद्वीपीय बहाव 2012, किकैस 2 2013, द काउंसलर 2013, राइड अलोंग 2014, शेफ 2014, जॉन विक 2014, प्रयोगकर्ता 2015, मीडोलैंड 2015, अमेरिकन अल्ट्रा 2015, बहने 2015, आइस एज कोलिजन कोर्स 2016, घुसपैठिया 2016, जॉन विक चैप्टर 2 2017, नैन्सी 2018, आग से खेलना 2019, आलोचनात्मक सोच 2020, द सर्वाइवर 2021, एनकांटो 2021, मेनू 2022, हिंसक रात 2022, हिम्युग 6 2026, टेलीविजन। चयनित क्रेडिट मियामी वाइस 1986 से 1989, मेम्बो माउथ 1991, हाउस ऑफ बुगिन 1995, फ्रीक 1998, अरेबियन नाइट्स 2000, द ब्रदर्स गार्सिया 2000 से 2004, ईआर 2005 से 2006, माई नेम इज अर्ल 2006, द किल पॉइंट 2007, आइस एज ए मैमोथ क्रिसमस 2011, आइस एज द ग्रेट एस्केपेड 2016, ब्लडलाइन 2016 से 2017, वाको 2018, लैटिन इतिहास मूर्खों के लिए 2018, जब वे हमें देखते हैं 2019, द मैंडलोरियन 2020, फेयरफैक्स 2021 से 2022, द पावर 2023, वर्तमान, लेगुइजामो डूज अमेरिका 2023, द ग्रीन वेल 2024, फायरबग टीबीए, थिएटर, वर्ष शीर्षक भूमिका कार्यक्रम का स्थान 1991, मम्बो माउथ लेखक बटा कलाकार ऑफ ब्रॉडवे। 2012 में लेगुइजामो को ब्रिटिश बीबीसी सिटकॉम ओनली फूल्स एंड हॉर्स के अमेरिकी रीमेक में डेरेक ट्रॉटर के रूप में लिया गया था। अक्टूबर 2013 में लेगुइजामो ने द क्रैश के लिए फिल्मांकन शुरू किया, जिसमें उन्होंने फ्रैंक ग्रिलो, अन्ना सोफिया रॉब, डायना एग्रोन, एड वेस्टविक, मिनी ड्राइवर, मैरी मैककॉर्मैक, क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड और मैगी क्यू के साथ अभिनय किया। 34 फिल्म का निर्देशन आराम रप्पापोर्ट ने किया है
और हिलेरी शोर, अतीत शाह और आरोन बेकर ने इसका निर्माण किया है। 2014 में लेगुइजामो ने जॉन फेवरू के साथ शेफ में लाइन कुक मार्टिन की भूमिका निभाई, एक भूमिका जिसके लिए उन्होंने वेस्ट विलेज में द लायन में एक वास्तविक लाइन कुक के रूप में काम करके तैयारी की थी। उन्होंने 2014 में जॉन विक में ऑरेलियो के रूप में भी अभिनय किया। द क्रैश 13 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। 2015 में अब्राम्स कॉमिक आर्ट्स ने लेगुइजामो के वन मैन ब्रॉडवे शो गेटो क्लाउन का ग्राफिक उपन्यास रूपांतरण प्रकाशित किया। लाइव शो की तरह ग्राफिक उपन्यास अभिनेता हास्य अभिनेता के जीवन और करियर की खोज करता है, जो क्वींस, न्यूयॉर्क में उनकी किशोरावस्था से शुरू होता है। 1980 के दशक के अवंतगार्डे थिएटर में उनकी भागीदारी, उनके फीचर फिल्म करियर और उनके जीवन भर में मिले कुछ रंगीन किरदारों से लेगुइजामो ने काम का वर्णन किया। गेटो क्लाउन वह इतिहास है जिसे मुझे शायद अपने चिकित्सक के अलावा किसी को नहीं बताना चाहिए था, लेकिन यह एक वास्तविक सबक है कि भले ही आप एक निश्चित मात्रा, बहुत, आत्मसंदेह और चिंता से पीड़ित हों, फिर भी आप महान चीजें हासिल कर सकते हैं। यह एक ऐसा सबक है जिसे मैं पूरी तरह से नए दर्शकों को बताने के लिए वास्तव में उत्साहित हूं। कॉमिक को क्रिस्टा कैसानो द्वारा चित्रित किया गया है। 2016 में लेगुइजामो ने नेटफ्लिक्स की मूल सीरीज ब्लरलाइन के दूसरे सीजन में ओजी डेलवेचियो की भूमिका निभाई। इसके अलावा 2016 में उन्होंने ऑफ ब्रॉडवे के वेस्ट साइड थिएटर में क्यू ब्रदर्स के ओथेलो द रीमिक्स का निर्माण किया। 2017 वर्तमान 2013 में लेगुइजामो। 2017 में लेगुइजामो ने ऑलमोस्ट लाइक प्रेइंग पर गाया, जो लिन-मैनुअल मिरांडा द्वारा लिखित और रचित एक धर्मार्थ गीत था। गीत से प्राप्त आय हिस्पैनिक फेडरेशन को प्यूर्टो रिको में उन लोगों के लिए राहत प्रयासों में सहायता करने के लिए गई जो तूफान मारिया से प्रभावित थे। 39 इसके अलावा 2017 में उन्होंने लैटिन हिस्ट्री फॉर मोरोस की शुरुआत की। 40 जो पूरे अमेरिकी इतिहास में लैटिन अमेरिकियों की भागीदारी के बारे में एक शो था। स्टूडियो 54 में जाने से पहले शो का प्रीमियर पब्लिक थिएटर में हुआ था। लैटिन हिस्ट्री फॉर मोरोस को 2018 के टोनी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए नामांकित किया गया था। 41 उस वर्ष उन्हें उनके काम के लिए और 3 दशकों तक ब्रॉडवे में विविध कहानियों और दर्शकों को लाने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए एक विशेष टोनी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 43 2018 में लेगुइजामो ने पैरामाउंट नेटवर्क मिनीसीरीज वेको में अंडरकवर एटीएफ एजेंट जैकब वास्क्वेज की भूमिका निभाई। अगले वर्ष लेगुइजामो ने नेटफ्लिक्स मिनीसीरीज वेनदेसी अस में रेमंड सेंटाना के पिता रेमंड सेंटाना सीनियर की भूमिका निभाई। लेगुइजामो ने मूल संगीत किस माई एजटेक लिखा, जिसमें लेगुइजामो और निर्देशक टोनी टैकोन की पुस्तक बेंजामिन वेलेज का संगीत और वेलेज, लेगुइजामो और डेविड काम्प के गीत है। इसे 2018 में पब्लिक थिएटर में विकसित किया गया और 2019 में बर्कले रिपर्टरी थिएटर और ला जोला प्लेहाउस में इसका प्रीमियर किया गया, जहां इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। 44, 45, 46, 47, 48, 49 लेगुइजामो को इतिहास श्रेणी में स्मिथसोनियन मैगजीन का 2018 अमेरिकन इंजीन्यूइटी अवार्ड भी मिला। 50 2020 में लेगुइजामो ने डिज्नी प्लस सीरीज द मैंडलोरियन के सीजन 2 एपिसोड 1 में गोर कोरेश की भूमिका निभाई। 2021 में उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान वीडियो प्रदर्शन के रूप में द न्यू ग्रुप ऑफ स्टेज के साथ वेटिंग फॉर गोडोट और वालेस शॉन में व्लादिमीर के रूप में एथन हॉक के साथ एस्ट्रागन की भूमिका निभाई। 51 2021 में लेगुइजामो ने डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म एनकांटो में ब्रूनो मेड्रिगल की आवाज दी। 52 जिसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार मिला। 2022 में उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मार्क मायलॉट द्वारा निर्देशित कॉमेडी हॉरर फिल्म द मेन्यू में अन्या टेलर जॉय और राल्फ फिएनेस के साथ अभिनय किया। 53 2022 में उन्होंने क्रिसमस एक्शन कॉमेडी वायलेंट नाइट में स्क्रूज की भूमिका निभाई। 54
2023 में उन्होंने ट्रेवर नोआ के जाने के बाद द डेली शो की कुछ समय के लिए मेजबानी की। लेगुइजामो घूमते हुए अतिथि मेजबानों की एक श्रृंखला का हिस्सा थे। उनका संक्षिप्त कार्यकाल एक रेटिंग हिट था, जो अल फ्रैंकेन के बाद घूमते हुए मेहमानों में दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला बन गया। अन्य अतिथि मेजबानों में सारा सिल्वरमैन, हसन मिनहाज, रॉय वुड जूनियर, वांडा साइक्स, लेस्ली जोन्स, कार्ल पेन, चेल्सी हैंडलर और मार्लन वेन्स शामिल थे। 55 यह भी घोषणा की गई कि वह MSNBC श्रृंखला लेगुइजामो डज अमेरिका की मेजबानी करेंगे, जिसका प्रीमियर रविवार 16 अप्रैल को होगा। 7-56 2023 की गर्मियों में उनके नाटक अवरहुड, थॉर्नटन वाइल्डर के अवर टाउन का एक रूपांतर मैजा गार्सिया के निर्देशन में गुथरी थिएटर में पहला वाचन हुआ। 57 लेगुइजामो PBS सीरीज अमेरिकन हिस्टोरिया द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ लैटिनोज के होस्ट है, जिसका प्रीमियर 27 सितंबर 2024 को हुआ था। 58 व्यक्तिगत जीवन लेगुइजामो ने 1994 में अभिनेत्री येल्बा ओसोरियो से शादी की और शादी के 2 साल बाद 1996 में तलाक ले लिया। 59 उन्होंने 28 जून 2003 को कार्लिटो वे की कॉस्ट्यूमर जस्टिन मॉरर से शादी की। 60 लेगुइजामो कैथोलिक है और मॉरर यहूदी है। 61 उनके 2 बच्चे हैं, बेटी एलेग्रा स्काई लेगुइजामो 62-63 जन्म 1999 और बेटा राइडर ली लुकास लेगुइजामो जन्म 2000। 64 65 66 67 वे मैनहट्टन में रहते हैं। 68 2008 में लेगुइजामो को लैटिन एक्टर्स के हिस्पैनिक संगठन होला से उत्कृष्टता के लिए रीटा मोरेनो होला पुरस्कार मिला। 2011 में उन्हें न्यूयॉर्क शहर से मेड इन NY पुरस्कार मिला। 69-70 2018 में लेगुइजामो को मैरीमाउंट मैनहट्टन कॉलेज से मानद उपाधि मिली। 71 लेगुइजामो ने वासर कॉलेज में 2022 की कक्षा के लिए दीक्षांत भाषण दिया। लेयरी को 2006 और 2007 में रेस्क्यू मी के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला और 2008 में HBO मूवी रिकाउंट के लिए मिनी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए। 20 लेयरी को द डिपार्टेड 2006 में डिग्नम की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन रेस्क्यू मी के साथ शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण इसे ठुकरा दिया। उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों में पात्रों के लिए आवाजें प्रदान की, जैसे द एजेंट्स श्रृंखला में फ्लेम नामक आगश्वास ड्रैगन, ए बग्स लाइफ में फ्रांसिस नामक एक झगड़ालू लेडीबग और आइस एज फिल्म श्रृंखला में डिएगो नामक एक प्रागैतिहासिक कृपानदांतेदार बा। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एपोस्टल के माध्यम से कई फिल्में, टेलीविजन शो और स्पेशल का निर्माण किया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक बोस्टन रेड सॉक्स के प्रशंसक के रूप में लेरी ने आधिकारिक 2004 वर्ल्ड सीरीज फिल्म का वर्णन किया। 2006 में लेरी और लेनी क्लार्क रेड सॉक्स टेलीकास्ट के दौरान टेलीविजन पर दिखाई दिए और यह महसूस करने पर कि रेड सॉक्स के पहले बेसमैन केविन यूकिलिस यहूदी है, उन्होंने मेल गिब्सन की यहूदी विरोधी टिप्पणियों की आलोचना की। 21 एक आइस हॉकी प्रशंसक के रूप में लेरी ने नेशनल हॉकी लीग वीडियो NHL के ग्रेटेस्ट गोल्स की मेजबानी की। 22 2003 में वह डेनिस लेरी के कॉमेडी सेंट्रल रोस्ट का विषय थे। 23 लेरी ने बेसबॉल के मामले में अपनी ट्रेडमार्क शेखी शैली का इस्तेमाल करते हुए MLB 2 के 8 विज्ञापनों के लिए टीवी पर वॉइस ओवर किया और 2009 के फोर्ड F-150 पिकअप ट्रक के विज्ञापनों में भी काम किया। उद्धरण वांछित वह हुलू और डायरेक्ट टीवी के NFL संडे टिकट पैकेज के विज्ञापनों में भी दिखाई दिए हैं। उद्धरण वांछित लेरी फॉक्स श्रृंखला कैंटरबरी लॉ के निर्माता थे और उन्होंने इसका पायलट एपिसोड लिखा और निर्देशित किया था। कैंटरबरी लॉ 2008 के वसंत में प्रसारित हुआ और 8 एपिसोड के बाद रद्द कर दिया गया। 9 सितंबर 2008 को लेरी ने छठे वार्षिक फैशन रॉक्स कार्यक्रम की मेजबानी की, जो CBS पर प्रसारित हुआ। उसी वर्ष दिसंबर में
वह fanyodi.com पर एक वीडियो में दिखाई दिए। 21 मार्च 2009 को लेरी ने अटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी में रेस्क्यू मी कॉमेडी टूर शुरू किया। रेस्क्यू मी के सहकलाकार लेनी क्लार्क और एडम फेरारा की विशेषता वाला 11 दिन का दौरा लेरी का 12 वर्षों में पहला स्टैंड अप कॉमेडी टूर था। 25 दौरे के दौरान फिल्माए गए कॉमेडी सेंट्रल स्पेशल डचबैग्स एंड डोनट्स का 16 जनवरी 2011 को अमेरिकी टेलीविजन पर डेब्यू हुआ, जिसकी डीवीडी 18 जनवरी 2011 को रिलीज हुई। 26 डेनिस लीरी 2017 में बुक एक्सपो अमेरिका में। लेरी ने जुलाई 2012 में रिलीज हुई फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन में कैप्टन जॉर्ज स्टेसी का किरदार निभाया था। 27 उन्होंने सायरन का अमेरिकी रूपांतरण लिखा था। 28 वे डॉक्यूमेंट्री बर्न के कार्यकारी निर्माता है, जो डेट्रॉइट फायर डिपार्टमेंट के संघर्षों का वर्णन करती है। बर्न ने 2012 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल ऑडियंस अवार्ड जीता। 29 लेरी ने एफएक्स के लिए सेक्स एंड ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल नामक एक टेलीविजन सीरीज बनाई, जिसमें उन्होंने खुद मुख्य भूमिका निभाई। एफएक्स द्वारा 10 एपिसोड का पहला सीजन ऑर्डर किया गया था, जिसका प्रीमियर 16 जुलाई 2015 को हुआ था। 30-31 यह शो 2 सीजन तक चला। डेनिस कॉलिन लीरी, जन्म 18 अगस्त 1957, एक अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता है। मैसाचुसेट्स में जन्मे लीरी पहली बार एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में प्रसिद्ध हुए, खासकर एमटीवी पर कॉमेडी गीत ए शोल सहित और स्टैंड अप स्पेशल नो क्योर फॉर कैंसर 1993 और लॉक एंड लोर 1997 के माध्यम से। लीरी ने 1990 के दशक से फिल्म और टेलीविजन में भूमिकाएं निभानी शुरू की, जिसमें जजमेंट नाइट 1993, गनमैन 1994, ऑपरेशन डंबो ड्रॉप 1995 और वैग द डॉग 1997 फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं शामिल है। 2000 के दशक में उन्होंने टेलीविजन शो द जॉब 2001 से 2002 का निर्माण और उसमें अभिनय किया और रेस्क्यू मी 2004 से 2011 के स्टार और सहनिर्माता थे, जिसके लिए उन्हें 3 प्राइम टाइम एमी नामांकन मिले, 1 लेखन के लिए और 2 अभिनय के लिए। उन्होंने फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाना जारी रखा है, जिसमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन में कैप्टन जॉर्ज स्टेसी और ड्राफ्ट डे में क्लीवलैंड ब्राउन्स के मुख्य कोच विंस पेन शामिल है। लेरी ने आवाज का काम किया है, जिसमें ए बग्स लाइफ में फ्रांसिस और आइस एज फ्रेंचाइज में डिएगो शामिल है। 2015 से 2016 तक लेरी ने एफएक्स पर कॉमेडी श्रृंखला सेक्स एंड ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल में लेखन और अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। डेनिस कॉलिन लेरी का जन्म 18 अगस्त 1957 को वॉर्सेस्टर, मैसाचुसेट्स में हुआ था, जो किलार्नी, काउंटी केरी, आयरलैंड के कैथोलिक अप्रवासी माता-पिता के बेटे थे। 2 उनकी मां नोरा नी सुलिवन बी 1929 एक नौकरानी थी और उनके पिता जॉन लेरी 1924 से 1985 एक ऑटो मैकेनिक थे। 3, 4, 5, 6 लेरी संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड दोनों के नागरिक है। 7 लेरी टॉक शो होस्ट और साथी कॉमेडियन कॉनन ओब्रायन के तीसरे चचेरे भाई है। 8, 9 लेरी ने वॉर्सेस्टर में सेंट पीटर हाई स्कूल, अब सेंट पॉल, में पढ़ाई की और बोस्टन में एमरसन कॉलेज 10 से स्नातक किया। एमरसन में उन्होंने साथी कॉमेडियन मारियो कैंटोन से दोस्ती की। 11, 12 एक छात्र के रूप में लेरी ने एमरसन कॉमेडी वर्कशॉप की स्थापना की, एक मंडली जो आज भी परिसर में जारी है। 13 1981 में एमरसन से स्नातक होने के बाद लेरी ने स्कूल में 5 साल तक कॉमेडी लेखन की कक्षाएं पढ़ाई। 14 मई 2005 में उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली और उन्होंने अपने अल्मा मेटर के स्नातक समारोह में बात की। 15 और उनकी 2009 की पुस्तक भाई वीसक के कवर पर डॉ. डेनिस लेरी के रूप में श्रेय दिया गया है। आजीविका। लेरी ने बोस्टन के भूमिगत क्लब प्ले इट अगेन सैम्स में एक कॉमेडियन के रूप में काम करना शुरू किया। उनका पहला
असली शो 18 अक्टूबर 1990 को टीवी शो द रास्कल्स कॉमेडी ओवर के हिस्से के रूप में रास्कल्स कॉमेडी क्लब में था। उन्होंने एक स्थानीय कॉमेडी सीरीज लेनी क्लार्क के लेट शो में लिखा और उसमें दिखाई दिए, जिसे उनके दोस्त लेनी क्लार्क ने होस्ट किया और मार्टिन ओल्सन ने लिखा। लेरी और क्लार्क दोनों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म व्हेन स्टैंड अप स्टूड आउट 2006 में बोस्टन कॉमेडी सीन में अपने शुरुआती जुड़ाव और प्रभावों के बारे में बात की। बोस्टन क्षेत्र के स्टैंड अप कॉमिक के रूप में लेरी के समय के दौरान उन्होंने अपना स्टेज व्यक्तित्व विकसित किया। लेरी एमटीवी गेम शो रिमोट कंट्रोल के स्केच में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने कीथ रिचर्ड्स, सहमेजबान कॉलिन क्विन के भाई और कलाकार एंडी वारहोल जैसे किरदार निभाए। उद्धरण वांछित, उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में एमटीवी स्केच में आरईएम के बारे में शेखी बघार कर प्रसिद्धि अर्जित की। इसके तुरंत बाद एमटीवी के कई अन्य विज्ञापन आए, जिनमें लेरी कई विषयों पर तेज गति से शेखी बघारते थे, जो उस समय के लोकप्रिय और बढ़ते हुए वैकल्पिक दृश्य से प्रेरित थे। इनमें से एक शेखी बघारना हाउस ऑफ पेन के शेमरॉक्स एंड शेनानीगन्स बूम शालॉक लॉक बूम के वीडियो के लिए एक परिचय के रूप में काम आया। लेरी ने अपनी कॉमेडी के 2 रिकॉर्ड जारी किए, नो क्योर फॉर कैंसर 1993 और लॉक एन लोर 1997। 1993 में लेरी के व्यंग्यात्मक गीत एशोल, जो स्टीरियोटाइपिकल अमेरिकी पुरुष के बारे में था, ने बहुत बदनामी हासिल की। इस गीत को ऑस्ट्रेलियाई रेडियो पोल में नंबर 1 चुना गया था 16 और यूके में होल्स्टन पिल्स के विज्ञापनों में लेरी की भागीदारी के साथ इस्तेमाल किया गया था और एक शराबी ड्राइवर की आलोचना करने वाले अनुकूलित गीतों के साथ। 17 यह एकल वहाँ एक मामूली हिट था, जो जनवरी 1996 में यूके सिंगल्स चार्ट में नंबर 58 पर पहुंच गया। 18 1995 में लेरी को बोस्टन ब्रुइंस के दिग्गज कैम नीली ने नीली के कैंसर चैरिटी के लिए बोस्टन आधारित कॉमेडी लाभ शो की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए कहा। यह कॉमिक्स कम होम बन गया, जिसे लेरी ने तब से हर साल होस्ट किया है। 19 अक्टूबर 2005 में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में U2 कॉन्सर्ट में लियाम नीसन और राल्फ फिएनेस के पीछे लेरी कई फिल्मों में नजर आए हैं, जिनमें द सैंडलॉट में स्कॉट के सौतेले पिता बिल की भूमिका, मॉन्यूमेंट एवेन्यू, द मैचमेकर, द रेफ, ड्राफ्ट डे, सुसाइड किंग्स, डॉग, वैग द डॉग, डिमोलिशन मैन, निगेल हॉथोर्न की बिग ब्रदर में इमैनुएल गोल्डस्टीन जैसे क्रांतिकारी की भूमिका, जजमेंट नाइट, द थॉमस क्राउन अफेयर और ऑपरेशन डम्बो ड्रॉप शामिल है। ओलिवर स्टोन की नेचुरल बॉर्न किलर्स में उनकी भूमिका थी, जिसे बाद में काट दिया गया। उन्होंने 2 टेलीविजन सीरीज, द जॉब और रेस्क्यू मी में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने बाद वाली सीरीज का सहनिर्माण किया, जिसमें उन्होंने टॉमी गैविन की भूमिका निभाई, जो न्यूयॉर्क शहर का एक फायर फाइटर है, जो 9/11 के बाद के न्यूयॉर्क शहर में शराब की लत, पारिवारिक कलह और अन्य मुद्दों से जूझ रहा है। कम से कम 3 स्टैंड अप कॉमेडियन ने रिकॉर्ड पर कहा है कि उनका मानना है कि लेरी ने हिक्स की सामग्री, हास्य व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को चुरा लिया है। 44, 46, 47 एक समान रूटीन तथाकथित जूडास प्रीस्ट आत्महत्या परीक्षण के बारे में था, जिसके दौरान हिक्स कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमने कैंसर का इलाज खो दिया है। 48 लेरी के 2003 कॉमेडी सेंट्रल रोस्ट के दौरान लेरी के एक मित्र, कॉमेडियन लेनी क्लार्क ने कहा कि बिल हिक्स की ओर से मंच के पीछे सिगरेट का एक कार्टन था, जिस पर संदेश था, काश मैं इसे आप तक पहले पहुंचा देता। इस मजाक को अंतिम प्रसारण से काट दिया गया। 49 इस झगड़े का उल्लेख सिंथिया ट्रू की जीवनी अमेरिकन स्क्रीम, द बिल हिक्स स्टोरी में भी किया गया है। लेरी क्लब सोडा में नॉस्टी शो की मेजबानी करने के लिए मॉन्ट्रियल में थे और कोलीन प्रतिभा का समन्वय कर रही थीं, इसलिए वह मंच के पीछे खड़ी थीं जब उन्होंने लेरी को ऐसी सामग्री करते हुए सुना जो पुराने हिक्स रिफ्स के समान लग रही थी, जिसमें उनका चिरस्थायी जिम फिक्स मजाक भी शामिल था। कीथ रिचर्ड्स ने धावक और स्वास्थ्य के दीवाने जिम फिक्स से ज्यादा जियान। कहानी और भी दिलचस्प हो गई। जब लेरी मंच से उतरे, तो कोलीन,
गुस्से से ज्यादा स्तब्ध होकर बोली, अरे, तुम्हें पता है कि यह बिल हिक्स की सामग्री है? क्या तुम्हें पता है कि यह उसकी सामग्री है? लेरी वहीं खड़े रहे, बिना कुछ कहे उन्हें घूरते रहे और तेजी से ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गए। 50 पुस्तक के अनुसार ट्रू ने कहा कि लेरी के एल्बम नो क्योर फॉर कैंसर का टेप सुनने पर बिल बहुत क्रोधित हो गया था। इन सभी वर्षों में कभी कभार होने वाले मजाक को छोड़कर उसने लेरी के भारोत्तोलन को बहुत ज्यादा अनदेखा कर दिया था। कॉमेडियन एक दूसरे से सामान उधार लेते थे, चुराते थे और यहां तक कि एक दूसरे से सामान खरीदते भी थे। मिल्टन बर्ले और रॉबिन विलियम्स इसके लिए प्रसिद्ध थे। यह अलग था। लेरी ने व्यावहारिक रूप से लाइन दर लाइन बिल के अभिनय के बड़े हिस्से को लिया और उसे रिकॉर्ड किया। 50 2008 में द ओपी एंड एंथनी शो में कॉमेडियन लुइस सीके ने दावा किया कि लेरी ने उनका आई एम एन ए शोल रूटीन चुराया था, जिसे बाद में लेरी ने विस्तारित किया और एक हिट गीत में बदल दिया। 51 उसी शो के बाद के एपिसोड में लेरी ने क्रिस फिलिप्स के साथ मिलकर गीत लिखने का दावा करके इस दावे को चुनौती दी। 52 आत्मकेंद्रित 2008 में अपनी पुस्तक भाई वीसक ए फील गुड गाइड टू स्टेइंग फैट, लाउड, लेजी एंड स्टूपिड में लेरी ने लिखा, ऑटिज्म में इस समय बहुत उछाल आया है क्योंकि लापरवाह माताएं और प्रतिस्पर्धी पिता यह जानना चाहते हैं कि उनके बेवकूफ बच्चे अकादमिक रूप से प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कर पाते, इसलिए वे मनोचिकित्सकों की गोद में पैसे फेंकते हैं ताकि वे अपने जूनियर मूर्खों की कमियों को दूर करने के लिए निदान पा सके। मुझे परवाह नहीं है कि ये पागल लोग आपको क्या बताते हैं। आपका बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है, वह सिर्फ बेवकूफ है या आलसी है या दोनों। लेरी ने बाद में कहा कि उद्धरण को संदर्भ से बाहर ले जाया गया था और उस पैराग्राफ में वह ऑटिज्म के अनुचित अतिनिदान की प्रवृत्ति के बारे में बात कर रहे थे, जिसका श्रेय उन्होंने अमेरिकी मातापिता को दिया जो व्यवहार संबंधी समस्याओं और कम प्रदर्शन के लिए बहाना ढूंढ रहे थे। बाद में उन्होंने ऑटिस्टिक बच्चों के मातापिता से माफी मांगी जिन्हें उन्होंने नाराज किया था। 53 2022 में उन्हें लॉ एंड ऑर्डर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एनवाईपीडी अधिकारी फ्रैंक डोनली की आवर्ती भूमिका में लिया गया। 32 लेरी एनियसन के बोस्टन ब्रुइंस पर आधारित डॉक्यूमेंट्री शो बिहाइंड द बी के कथावाचक रहे हैं जब से यह शो 2013 में शुरू हुआ था। व्यक्तिगत जीवन लेरी और उनकी पत्नी एन लेम्बेक 2010 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में। लेरी का विवाह लेखिका एन लेम्बेक लेरी से 1989 से हुआ है। 33 उनकी मुलाकात तब हुई जब वे एमर्सन कॉलेज में एक अंग्रेजी कक्षा में उनके प्रशिक्षक थे। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा जॉन जोसेफ जैक जन्म 1990 और बेटी डेविन जन्म 1992। 34 एन लेरी ने लंदन की यात्रा पर अपने बेटे के समय से पहले जन्म के बारे में एक संस्मरण एन इनोसेंट ए ब्रॉड प्रकाशित किया। उन्होंने एक उपन्यास आउटटेक्स फ्रॉम ए मैरिज भी लिखा है जो 2008 में प्रकाशित हुआ था। उनका दूसरा उपन्यास द गुड हाउस 2013 में प्रकाशित हुआ था। 35 डेनिस से उनकी शादी के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलम में उनके निबंध ने मॉडर्न लव। लेरी एक आइस हॉकी प्रशंसक है और कनेक्टिकट के रॉक्सबरी में उनके घर के पिछवाड़े में एक रिंक है जिसमें बर्फ की सतह के नीचे पाइपिंग स्थापित की गई है ताकि इसे जमे रहने में मदद मिल सके। 36 वह बोस्टन ब्रुइंस और बोस्टन रेड सॉक्स के प्रशंसक है। 37 साथ ही ग्रीन बे पैकर्स के भी। 38 39 लेरी खुद को एक जैक कैनेडी डेमोक्रेट के रूप में वर्णित करते हैं जिनकी कुछ रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं जिनमें सेना का समर्थन भी शामिल है। लेरी ने ग्लेन बेक से कहा, मैं जीवन भर डेमोक्रेट रहा लेकिन अब मेरी उम्र में मुझे एहसास हुआ है कि डेमोक्रेट बेकार है और रिपब्लिकन बेकार है और मूल रूप से पूरी व्यवस्था बेकार है। लेकिन आपको जो चाहिए उसे पाने के लिए आपको सिस्टम के भीतर जाना होगा। 40 लेरी ने अपने धार्मिक विश्वासों के बारे में कहा है,
मैं शब्द के सर्वश्रेष्ठ अर्थों में एक लुप्त कैथोलिक हूँ। आप जानते हैं, मेरा पालन पोषण आयरिश माता पिता, आयरिश अप्रवासी माता पिता के साथ हुआ। मेरे माता पिता, आप जानते हैं, हर समय प्रार्थना करते थे, हमें मास में ले जाते थे, और मेरे पिता कभी कभी गेलिक में शपथ लेते थे। इससे अधिक धार्मिक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, कुछ समय बाद उन्होंने हमें गलत सिखाया। मैंने अपने बच्चों को ईश्वर के भय के साथ नहीं पाला। मैंने अपने बच्चों को इस भावना के साथ पाला कि, आप जानते हैं, मेरे लिए यीशु एक महान व्यक्ति थे। 40 लेरी अभिनेत्री एलिजाबेथ हर्ले के बेटे डेमियन हर्ले के गॉडफादर है। 41 लेरी फायरफाइटर्स फाउंडेशन। मुख्य लेख, लेरी फायरफाइटर्स फाउंडेशन। 3 दिसंबर 1999 को लेरी के गृहनगर वॉर्सेस्टर के 6 अग्निशामकों की वॉर्सेस्टर कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस में लगी आग में मौत हो गई थी। मृतकों में लेरी के चचेरे भाई जेरी लूसी के साथ साथ लेरी के बचपन के करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट टॉमी स्पेंसर भी शामिल थे। 42 जवाब में कॉमेडियन ने लेरी फायरफाइटर्स फाउंडेशन की स्थापना की। वर्ष 2000 में अपनी स्थापना के बाद से फाउंडेशन ने उपकरण, प्रशिक्षण सामग्री, नए वाहनों और नई सुविधाओं के लिए वॉर्सेस्टर, बोस्टन और न्यूयॉर्क सिटी क्षेत्रों में अग्निशमन विभागों को $2.5 मिलियन USD से अधिक वितरित किए हैं। गेम शो हु वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर में लेरी ने फाउंडेशन के लिए $1,25,000 जीते। लेरी की संस्था द्वारा संचालित एक अलग कोष, फंड फॉर न्यूयॉर्क्स ब्रेवेस्ट ने 2001 में 11 सितंबर के हमलों में मारे गए 343 अग्निशामकों के परिवारों को $2 मिलियन से अधिक वितरित किए हैं। इसके अलावा एक नए मोबाइल कमांड सेंटर, प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता प्रशिक्षण और न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट के प्रशिक्षण परिसर के लिए एक उच्च वृद्धि सिम्युलेटर जैसी आवश्यकताओं के लिए धन उपलब्ध कराया है। फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में लेरी सभी धन उगाहने में सक्रिय रहे हैं। न्यू ऑरलियंस में तूफान कैटरीना के बाद लेरी ने भविष्य की आपदाओं में बचाव प्रयासों में सहायता के लिए न्यू ऑरलियंस फायर डिपार्टमेंट को 1 दर्जन से अधिक नावें दान की। फाउंडेशन ने पूरे नोला फायर हाउस का भी पुनर्निर्माण किया। 43 विवादों, साहित्यिक चोरी। कई सालों से लेरी साथी कॉमेडियन बिल हिक्स के दोस्त थे, लेकिन जब लेरी का कॉमेडी एल्बम नो क्योर फॉर कैंसर रिलीज हुआ, तो लेरी पर हिक्स के अभिनय और सामग्री को चुराने का आरोप लगाया गया, जिससे उनकी दोस्ती अचानक खत्म हो गई। 44 अप्रैल 1993 में ऑस्टिन कॉमेडी न्यूज ने लेरी के प्रदर्शन की समानताओं पर टिप्पणी की। लेरी को देखना 2 साल पहले के हिक्स को देखने जैसा है। वह उन्हीं तौर तरीकों से धूम्रपान करता है। हिक्स ने हाल ही में धूम्रपान छोड़ दिया है। वह वही रवैया, वही कपड़े पहनता है। वह लगभग सभी समान विषयों को छूता है। लेरी यहाँ तक कि जिम फिक्स को भी आमंत्रित करता है। जब इस बारे में पूछा गया, तो हिक्स ने पत्रिका को बताया, मेरे पास आपके लिए एक खबर है। मैंने उसका, लेरी का, अभिनय चुराया है। मैंने इसे पंचलाइनों के साथ छुपाया, और लोगों को वास्तव में चौंकाने के लिए मैंने यह उससे पहले किया। 45 तो दोस्तों इस मूवी की रिलीजिंग डेट जैसा कि मैंने बताया था फिक्स कर दी गई है। हमें बहुत लंबा इंतज़ार करने को एक तरह से देखने को मिलने वाला है। इसकी जो रिलीजिंग डेट है वो 20th सेंचुरी स्टूडियो द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इसकी जो रिलीजिंग डेट है वो फिक्स की गई है तकरीबन 18 दिसंबर 2026। जी हाँ दोस्तों, 2025 में ये मूवी रिलीज़ नहीं हो रही है, ये 2026 के अंदर एक तरह से रिलीज़ होगी। साथ ही साथ इसे मेन इंग्लिश में बनाया जाएगा, बाकी हिंदी और भी कई लैंग्वेजों में से डब कर रिलीज़ किया जाएगा। बाकी मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।